हेलो बच्चों, एकेडमिक ज्ञान विद सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की अपन क्लास में बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल और चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड कंपाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं उनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से कुछ 2-4 टर्म्स ऐसे हैं उनको एक्सप्लेन करूँगा। तो आशा है कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहली चीज़, पहला न्यूमेरिकल अपन करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल, एक मैंने लास्ट क्लास में जो छोड़ा था कि एक टीवी सेट है, उसकी पावर 250 वॉट है। ठीक है, पावर 250 वॉट है, ये टीवी सेट है। ठीक है, दूसरा एक टोस्टर है, उसका पावर 1200 वॉट है। वो टोस्टर है, पावर किसका है? टोस्टर का। उसके बाद दोनों का यूजिंग टाइम जो है, यूजिंग टाइम इसका टीवी सेट का तो है 1 आवर 1 घंटे, और इस टोस्टर का है 10 मिनट 10 मिनट्स। ठीक है, और पूछा है कि विच कंज्यूम मोर एनर्जी, विच कंज्यूम मोर एनर्जी, कौन ज़्यादा एनर्जी यूज़ करेगा। ठीक है, कौन ज़्यादा एनर्जी यूज़ करेगा। तो सबसे पहली चीज़ बेटा, इन वैल्यूज़ को देखते हुए कि पावर 200 वॉट है, ठीक है, और यूजिंग टाइम 1 आवर है, इन चीज़ों को देखते हुए आपको एक चीज़ ध्यान आनी चाहिए कि हमें एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो एनर्जी के लिए पावर है, टाइम है, तो पावर और टाइम के हिसाब से आपको एक चीज़ ध्यान आनी चाहिए कि अपन जानते हैं पावर इज इक्वल वर्क अपॉन टाइम, P इज इक्वल W/T। उसके हिसाब से आप क्या निकालोगे कि W इज इक्वल P इंटू टी, वर्क इज इक्वल पावर इंटू टाइम। और वर्क और जो एनर्जी होता है वो दोनों इक्विवेलेंट फॉर्म है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे अपन। तो देखो, देयरफॉर, इसीलिए तो जो एनर्जी मतलब वर्क को आप एनर्जी से रिप्लेस कर सकते हो, तो E इज इक्वल पावर कितना है 250 वॉट टीवी सेट का, इनटू टाइम कितना है 1 आवर। तो यू कैन से दैट कि एनर्जी ऑफ टीवी सेट इज 250 जूल। कितनी होगी? 250 जूल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपन बात करें अगला, ये तो हो गया टीवी सेट के लिए। किसके लिए? टीवी सेट के लिए। ठीक है, अगली अपन बात करें एनर्जी, यहाँ E1 कर देता हूँ मैं, एनर्जी ऑफ 1। अभी बात करें E2, एनर्जी सेकेंड। तो इसमें अपन बात करेंगे टोस्टर का। तो टोस्टर का पावर कितना है 1200 वॉट, इंटू टाइम कितना 10 मिनट। बट बेटा अपन को टाइम कभी मिनट में लेना नहीं है, आवर में कन्वर्ट करना है। तो आप डिवाइड करेंगे इसको 60 से। ठीक है, बिकॉज वी नो दैट 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। ओके, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 1 6 एंड 6 2 12, 200। ठीक है, तो एनर्जी आएगा बेटा आपका कितना 200 जूल। कितना आएगा? 200 जूल। तो ये किसका एनर्जी आया बेटा? टोस्टर का। किसका आया? टोस्टर का। तो आप दोनों एनर्जी को कंपैरिजन कर सकते हो कि टीवी सेट का एनर्जी आया 250 जूल और टोस्टर का आया 200 जूल। ठीक है, तो आप कह सकते हो देयरफॉर, इसीलिए E1 इज़ ग्रेटर देन E2, कि एनर्जी जो पहले वाला है वो दूसरे वाले से ज़्यादा है। और डिफरेंशिएशन पूछता है अगर आपसे, अगर डिफरेंशिएशन पूछता है, अंतर पूछता है, तो आप ज़्यादा वाली एनर्जी E1 में से कम वाली एनर्जी E2 को माइनस कर देना, तो आंसर आ जाएगा 50 जूल। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अपन बात करते हैं अभी सेकेंड न्यूमेरिकल, दूसरा प्रश्न। दूसरा न्यूमेरिकल क्या है? देखें, सेकेंड न्यूमेरिकल है कि 3 रेसिस्टर्स हैं, ईच रेसिस्टेंस इज 6 ओम। तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, देखो गिवन है आपको, गिवन है 3 नंबर ऑफ रेसिस्टर्स, प्रतिरोधों की संख्या। बेटा मैं हिंदी बोलता जा रहा हूँ। 3 है नंबर ऑफ रेसिस्टर, प्रतिरोधों की संख्या। नेक्स्ट, रेसिस्टेंस ऑफ ईच,
रेसिस्टेंस ऑफ ईच, प्रत्येक का प्रतिरोध, रेसिस्टेंस ऑफ ईच, प्रत्येक का प्रतिरोध 6 ओम है, ठीक है। एंड नेक्स्ट उसने बोला है कि हाउ कैन वी कनेक्टेड दीज रेसिस्टर्स टू गेट फर्स्ट 9 ओम रेसिस्टेंस एंड 4 ओम रेसिस्टेंस। तो आपको इनका कनेक्शन आइडेंटिफाई करना है। हाउ कैन वी कनेक्ट, कनेक्शन पहचानना है टू गेट 9 ओम। फर्स्ट आपको रेसिस्टेंस निकालना है इक्विवेलेंट 9 ओम, एंड सेकेंड आपको कैलकुलेट करना है 4 ओम। तो ये क्वेश्चन है आपका कि आपको बताना है कि इन 3 रेसिस्टर्स को जो कि 6 ओम के हैं, इनको कैसे कनेक्ट करें ताकि इक्विवेलेंट 9 ओम आए और इक्विवेलेंट 4 ओम आए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ बेटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको सीरीज़ और पैरेलल दोनों का कॉम्बो यूज़ करना है। क्या? सीरीज़ और पैरेलल दोनों का कॉम्बो यूज़ करना है, मतलब श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन दोनों साथ में लगेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो आपको सबसे पहली चीज़, पहला पार्ट 9 ओम लाने के लिए, 9 ओम लाने के लिए टू गेट 9 ओम, टू गेट 9 ओम, 9 ओम रेसिस्टेंस प्राप्त करने के लिए, 9 ओम के लिए आपको करना क्या है, आप कॉमन सेंस लगाओ कि 6 ओम को अगर 2 रेसिस्टर को मैं पैरेलल में लगाऊं तो कितना आएगा, 3 आएगा, और एक को सीरीज में लगाऊं तो आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो आपको डायग्राम से समझाता हूँ। मैंने 2 रेसिस्टर्स को तो लगाया पैरेलल में, ठीक है, 2 रेसिस्टर को लगाया मैंने पैरेलल में, और तीसरे को इन दोनों के सीरीज में लगा दिया, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे तो इन दोनों को मैंने लगा दिया पैरेलल में और इसको लगा दिया सीरीज में। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। और इस चीज़ में आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि तीनों रेसिस्टर्स का जो रेसिस्टेंस है वो इक्वल है। ये भी 6 ओम का है, R1 भी, R2 भी 6 ओम का है और R3 भी 6 ओम का है, ठीक है। तो ये R1 R2 किस में है, पैरेलल में, और R3 किस में है, सीरीज में। तो आप कह सकते हो कि R1, R2 इन सीरीज, R1 R2 श्रेणी क्रम संयोजन में है, ठीक है। तो देयरफॉर RS जो आएगा, ठीक है, मैं इसको R12 कर देता हूँ। R12 जो आएगा वो आएगा बेटा, सॉरी, R1 एंड R2 इन पैरेलल, सॉरी, R1 एंड R2 इज इन पैरेलल, ठीक है। तो जो R12 आएगा, मतलब R1 R2 समांतर क्रम संयोजन में है, तो जो R12 आएगा वो आएगा बेटा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। 2 रेसिस्टर्स जब पैरेलल में हो तो बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालोगे तो आप कह सकते हो कि R12 इज इक्वल, R1 R2 कितना, 6 × 6, और R1 प्लस R2 कितना, 6 + 6। तो आंसर इज 3 ओम। कितना आएगा, 3 ओम। तो R12 का वैल्यू कितना आ गया, 3 ओम, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन जानते हैं कि R12 इन दोनों का इक्विवेलेंट, R1 और R2 का, और ये R3, ये दोनों कैसे आएंगे, सीरीज में। तो R12, R3 आर इन सीरीज, कैसे हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में है। तो R12 और R3 दोनों सीरीज में है। तो आप कह सकते हो कि RS जो आएगा, या RT का देता हूँ, टोटल है, ठीक है, RT जो आएगा टोटल रेसिस्टेंस, वो कितना आएगा, R12 प्लस R3, ठीक है। तो R12 का वैल्यू कितना, 3 ओम, एंड R3 का वैल्यू कितना, 6 ओम। तो आप कह सकते हो कितना आएगा टोटल, 9 ओम। और अपन को टोटल रेसिस्टेंस ऑफ 10 कितना करना था, 9 ओम ही लाना था अपन को। मैंने लिखा हुआ है टू गेट 9 ओम। 9 ओम प्राप्त करने के लिए आपको 2 रेसिस्टर्स को पैरेलल में ज्वाइन करना है और तीसरे वाले को सीरीज में ज्वाइन करना है, ठीक है। जब 2 रेसिस्टर पैरेलल में हो बेटा तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो अभी यहाँ वैल्यू पुट किया मैंने, 6 × 6 अपॉन 6 + 6, तो ये 6 6 जा 36 हुआ, और 6 + 6 12 हुआ। 12 को डिवाइड 36, मतलब 36 को 12 से डिवाइड करोगे 3 ओम आ जाएगा। अब अपन को दिख रहा है कि R1 R2 का जो इक्विवेलेंट है वो R3 के पैरेलल में है, तो अपन ने टोटल निकाल लिया R12 प्लस R3, तो ये 3 ओम है R12 का वैल्यू, ये 6 है, तो टोटल 9 आ गया, ओके। अभी नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट बेटा मैं इधर कर रहा हूँ,
सेकंड पार्ट इधर कर देता हूँ मैं, और आपको जो फाइनल आंसर होता है उसको क्या करना है, बॉक्स में क्लोज करना है जैसे मैंने किया हुआ है, ठीक है। और जो भी कोई फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हो उसको भी आपको बॉक्स में बंद करना है जैसे मैंने यहाँ किया हुआ है। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है, टू गेट 4 ओम, 4 ओम लाने के लिए आपको क्या करना है, आप कॉमन सेंस से देखो कि अगर बेटा मैं 6 वालों को, है ना, 2 को तो मैं सीरीज में लगाऊं और 1 को पैरेलल में लगाऊं, ठीक है, 2 को सीरीज में और 1 को उनके पैरेलल में। तो देखो आप सोचो कि 6 + 6 कितना होगा, 12 ओम तो उनका हो जाएगा जब सीरीज में लगाऊंगा तो, और एक 6 वाला पैरेलल में है। तो आप देखो पैरेलल के लिए 12 × 6 करोगे और अपन 12 + 6 करोगे, तो 12 × 6 कितना होता है 72, और डिवाइड बाई 12 करोगे तो कितना आएगा, सॉरी डिवाइड बाई 18 करोगे कितना आएगा 4। मतलब देखो आपको डायग्राम समझाता हूँ, मुझे 2 को तो लगाया मैंने सीरीज में, 2 को तो लगाया मैंने सीरीज में, और तीसरे वाले को बेटा इनके पैरेलल में लगा दिया, तीसरे वाले को बेटा मैंने इनके पैरेलल में लगा दिया, ठीक है ना। जैसे पॉइंट को लेवल कर दो आप, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ऐसे इधर और पीछे वाले में लेवल कर दो, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो अभी ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो अभी मैंने क्या किया कि R1 R2 को सीरीज में लगाया और R3 को पैरेलल में लगाया। पिछले वाले में मैंने क्या किया था, R1 R2 को पैरेलल में लगाया था, R3 को सीरीज में लगाया था, ठीक है। तो यही सीरीज और पैरेलल का कॉम्बो यूज़ करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में। तो देखिए सबसे पहली चीज़, आप जब R12 निकालोगे, सिंस R12 निकालोगे, दोनों सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा R1 + R2, तो योर आंसर विल बी R12 इज इक्वल, दोनों का वैल्यू 6 6 है, तो 6 + 6 आंसर इज 12 ओम, ठीक है। अभी आपको पता है कि R12 दिख रहा है कि R12 का जो इक्विवेलेंट है वो R3 के पैरेलल में आएगा, तो R12 एंड R3 आर इन पैरेलल, ठीक है। R12 एंड R3 आर इन पैरेलल, तो देन योर आंसर विल बी RT लिखते हैं टोटल, RT इज इक्वल R12 इंटू R3 अपॉन R12 + R3, यही होगा, ठीक है। दोनों का ऊपर दो दो जो रेसिस्टर हैं, जो अगर पैरेलल में है 2 रेसिस्टर, तो ऊपर दोनों की वैल्यू का मल्टीप्लाई, नीचे दोनों का प्लस। तो अभी हम निकालोगे तो R12 कितना है, R12 आपका कितना आया 12 ओम आया, इंटू R3 कितना है 6 अपॉन R12 वही 12 + 6। तो आप सॉल्व करोगे, 12 6 = 72 और 12 + 6 18, डिवाइड करो कितना आएगा 4 ओम। तो योर फाइनल आंसर इज 4 ओम, और आपको गेट कितना करना था, 4 ओम ही करना था। तो 4 ओम गेट करोगे जब 6 6 वाले 3 रेसिस्टर से, तो 2 को सीरीज में 1 को पैरेलल में। जब 9 ओम लेके आओगे 6 6 वालों से, तो 2 को पैरेलल में 1 को सीरीज में। तो आप एक बार देख लें, ये फाइनल सॉल्यूशन है, इस तरीके से आपको करना है। आशा करता हूँ यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है बेटा। हिंदी मीडियम वाले पैरेलल को समांतर क्रम कहते हैं और सीरीज को श्रेणी क्रम कहते हैं, ठीक है, ओके। देखें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं अभी। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अपन बात करने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, resistors of each resistance is 176 ohm are connected in the parallel combination. Electric current is 5 ampere on 220 voltage. Then how many resistors are connected? ठीक है, मतलब क्या मैं बता देता हूँ। गिवन है, दिया है आपको, गिवन है नंबर ऑफ रेसिस्टर्स पता नहीं है, प्रतिरोधों की संख्या पता नहीं है, नंबर ऑफ रेसिस्टर्स, इसको मैं बेटा एक्स कर रहा हूँ, पता नहीं है नंबर ऑफ रेसिस्टर कितना है, प्रतिरोधों की संख्या नहीं पता, और रेसिस्टेंस ऑफ ईच, प्रत्येक का प्रतिरोध, रेसिस्टेंस ऑफ ईच, प्रत्येक का प्रतिरोध
इज इक्वल 176 ओम है, ठीक है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट है जो कॉम्बिनेशन है, जो संयोजन है कॉम्बिनेशन, वो क्या है, पैरेलल, ठीक है। और वोल्टेज जो है V कितना है, 220 है। और जो आपका इलेक्ट्रिक करंट I है वो कितना है, 5 एम्पियर, ठीक है। तो बेटा आपको पूछा है इस x का वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ रेसिस्टर कितने हैं, ठीक है। x का वैल्यू कितना है ये पूछा है आपसे। तो सबसे पहली चीज़ आपको जब भी बेटा मतलब हर रेसिस्टेंस का वैल्यू पता हो, ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने बताया हुआ है, हर रेसिस्टेंस का वैल्यू पता हो और वो रेसिस्टेंस जो है, रेसिस्टर जो है वो पैरेलल में हो, अगर समांतर क्रम में हो, तो आपको करना क्या है, इक्विवेलेंट निकालने के लिए करना क्या होता है, सिंस आप जानते हो आर पी इज इक्वल होता है आर अपॉन एन, यस और नो, आर अपॉन एन होता है कि जब नंबर ऑफ रेसिस्टर्स कितने भी हों, अगर वो पैरेलल में कनेक्ट हैं और हर एक का रेसिस्टेंस इक्वल है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, आर पी इज इक्वल आर अपॉन एन। तो आप यहाँ से आर पी निकालोगे तो आर पी का वैल्यू आएगा, आर कितना है बेटा 176, ये आर होता है जो हर एक का होता है 176, और अपॉन एन कितना है पता नहीं, एक्स है तो एक्स रख दिया मैंने, ये आ गया आर, ठीक है। अभी इसको अपन आगे यूज़ करेंगे 176 अपॉन एन। और दूसरी चीज़ आप जानते हो एक और चीज़, सिंस V इज इक्वल आई आर, ओम्स लॉ में आपने पढ़ा है, तो यहाँ से भी जो आएगा वो आर पी आएगा, क्योंकि सारे के सारे किसमें पैरेलल में है, तो यहाँ से आर पी, इसलिए मैंने आर पी रख दिया, आर पी आएगा। तो आप आर पी निकालने के लिए क्या करोगे, V अपॉन आई करोगे, यस और नो, V अपॉन आई करोगे। अब ये जो फॉर्मूला हमने निकाला, यहाँ आर पी क्यों किया बेटा, क्योंकि सारे के सारे पैरेलल में है। अब आर पी निकालोगे तो ऊपर वैल्यू है, V का वैल्यू 220 है, आई का वैल्यू 5 है, तो यहाँ से निकाल दो, आर पी इज इक्वल V का वैल्यू 220 अपॉन आई का वैल्यू 5 है। सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे, कितना आएगा 44, कितना आएगा 44 ओम। तो ये 44 ओम है, ये भी आरपी का वैल्यू है, ये 176 अपॉन एक्स है, ये भी आरपी का वैल्यू है। अब दोनों को कंपैरिजन कर लो, क्या कर लो, कंपैरिजन, तुलना कर लो दोनों की, ठीक है, दोनों ही आरपी के वैल्यू हैं, कंपैरिजन तुलना कर लो, ठीक है। अब इस आरपी की और इस आरपी की कंपैरिजन करोगे बेटा, तो आपके पास लिख देता हूँ मैं इसको, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो आप लिखोगे समीकरण 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से आप क्या करोगे कि 176 अपॉन एक्स ये आरपी का वैल्यू है, और 4 ये भी आरपी का, 44 ये भी आरपी का वैल्यू है, अपॉन 1 लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स 44x इज इक्वल 176 आएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि x इज इक्वल 176 अपॉन 44 आएगा, तो योर फाइनल आंसर विल बी 4। तो मतलब क्या है कि 4 रेसिस्टर्स क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है, जिससे कि जो इक्विवेलेंट है वो कितना आएगा, इक्विवेलेंट जो करंट है वो 5 एम्पियर आएगा, ठीक है, जब ये 176 ओम वाले रेसिस्टर 4 होंगे और पैरेलल में कनेक्ट होंगे। तो आप देख लें, ये फाइनल सॉल्यूशन है, ऐसे करना है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट 4th क्वेश्चन अपन बात करेंगे। तो 4th क्वेश्चन की बारे में बताने से पहले आप बेटा ये बात हमेशा याद रखना, जब भी जीवन में आपको थोड़ी मायूसी महसूस हो, कि हो के मायूस ना यूँ शाम से ढलते रहिए, हो के मायूस ना यूँ शाम से ढलते रहिए, ज़िंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, ज़िंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, एक ही पाँव पे ठहरोगे, एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही पर राह पर चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही पर राह पर चलते रहिए। दोबारा सुने, हो के मायूस ना यूँ शाम से ढलते रहिए, ज़िंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, एक ही पाँव पर ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही पर चलते रहिए। तो बेटा भले ही आप थोड़ा थोड़ा पढ़ें पर कंटिन्यूसली पढ़ें, 3 दिन का गैप है, इसको कवर अप करें। बाकी पेपरों में आपने क्या किया, कितना किया, उसको ध्यान ना दें, आगे वाले 3 में जितनी भी आपकी ताकत है पूरी लगा दो पढ़ने में बेटा, ठीक है।
और जितना आप इनपुट डालोगे उतना आउटपुट आएगा, ये बात मैं बार बार कहता हूँ, ठीक है। तो पीछे वाले पेपरों का डिस्कशन कर करके आप अपना मूड अपसेट ना करें, आगे वाले पेपर की प्रिपरेशन अच्छे से करें, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपका पेपर अच्छा होगा, साइंस का भी, मैथ का भी, संस्कृत का भी। तो अपनी जी जान लगा दो बेटा, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी करो मेरे साथ साथ। जो भी मैंने गैस पेपर की वीडियोस अपलोड किए हैं वो देखो, उनसे बहुत हेल्प होगी। अभी मैं टॉपिक वाइज आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, उससे भी बहुत हेल्प होगी। उन सारी क्लासेस को आप अटेंड करें, अटेंटिवली ध्यान से देखें, ठीक है। और भगवान का नाम लेके पेपर दें, आराम से मेहनत भी करें, ऐसा ना हो कि पूरी तरह भगवान पे डिपेंड हो जाएं, ठीक है। तो देखिए, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बेटा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल डायमीटर आर इन सीरीज एंड पैरेलल एट द सेम वोल्टेज, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ हीट इन सीरीज एंड हीट इन पैरेलल? मतलब क्या, कुल मिला के बात मैं बताता हूँ आपको। देखो, नंबर ऑफ वायर्स गिवन है, नंबर ऑफ वायर्स 2 हैं, ठीक है। उसके बाद दोनों के लिए इक्वल डायमीटर है, समान व्यास है, और इक्वल लेंथ है, समान लंबाई है। हिंदी वाले बेटा मैं आपके लिए हिंदी बोल रहा हूँ। नंबर ऑफ वायर 2 हैं, 2 वायर हैं, इक्वल डायमीटर समान व्यास है, इक्वल लेंथ समान लंबाई है, ठीक है। दूसरी चीज़, दोनों का मटेरियल भी सेम है, सेम मटेरियल है। एक और चीज़ आपको नोट करनी है, सेम मटेरियल है, दोनों का मटेरियल सेम है, मतलब पदार्थ दोनों का सेम है, सेम मटेरियल है। अगर बेटा मटेरियल सेम है तो रो सेम होगा, रो मतलब रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, रो मतलब रेसिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता भी सेम होगी, ठीक है। जब अगर मटेरियल सेम है तो रेसिस्टिविटी भी सेम होगी, ये बात माइंड में रखना, ठीक है। उसके बाद उसने पूछा है वोल्टेज भी सेम है, ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज है। पहले ये दोनों वायर सीरीज में है, फिर पैरेलल में है, ठीक है। तो आपको हीट निकालना है, तो पहले देखो मैं बता देता हूँ, हीट रेशियो इन सीरीज एंड हीट रेशियो इन पैरेलल, HS हीट रेशियो इन सीरीज, HP हीट रेशियो इन पैरेलल, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले वायर्स को सीरीज में लगाना है। तो सबसे पहली चीज़ बेटा आपको याद रखना है कि आप जानते हो H हीट इज इक्वल होता है I²RT, ठीक है। हीट इज इक्वल I²RT होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ से एक चीज़ आप दिमाग में रखें, डायमीटर सेम है, इक्वल लेंथ है, सेम मटेरियल है, तो रेसिस्टिविटी सेम हो गई। तो आप इस चीज़ को कैसे यूज़ करेंगे? आपको क्या है, हीट निकालने के लिए, जब देखो रेसिस्टिविटी सेम है बेटा, ठीक है, रेसिस्टिविटी सेम है, रो सेम हो गई, तो बेटा जो आर है दोनों का अलग अलग आएगा। इस चीज़ से मत समझना कि रो सेम है तो आर सेम होगा, नहीं, आर अलग होगा। और उसके अलावा टाइम तो उसमें गिवन है नहीं, तो टाइम से टाइम कट जाएगा। तो आप सीरीज के लिए यहाँ क्या लिखोगे, RS लिखोगे, ठीक है। और पैरेलल के लिए क्या लिखोगे, अगर यहाँ HS है तो RS कर दोगे यहाँ पर, और अगर पैरेलल है तो उसके लिए आप लिखोगे HP इज इक्वल I²RPT। ये दोनों में फॉर्मूले यूज होंगे, मतलब जहाँ हीट पैरेलल वाली है वहाँ रेसिस्टेंस पैरेलल वाला आएगा, जहाँ हीट सीरीज वाली है वहाँ रेसिस्टेंस सीरीज वाला आएगा, ठीक है। तो अभी आप दोनों को डिवाइड करोगे तो HS/HP करोगे, तो बेटा आपके पास क्या होगा, I²RST और I²RPT, ठीक है। तो यहाँ से आप I² से I² कैंसिल, T से T कैंसिल, तो आपके पास जो फाइनल प्रूफ बचेगा वो बचेगा बेटा HS/HP इज इक्वल RS/RP, ठीक है, ये बचेगा। तो मतलब कुल मिला के आपको आपको अगर हीट इन सीरीज निकालना है और हीट इन पैरेलल निकालना है तो आपको पहले RS निकालना होगा, RP निकालना होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, इसको मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नाम दे रहा हूँ। अब उसके बाद सबसे पहले आपको RS निकालना है, तो RS के लिए मैं लेट कर लेता हूँ, मान लेता हूँ कि जो 2 वायर है उनमें से एक का रेसिस्टेंस R है, ठीक है, R1 है, और दूसरे का रेसिस्टेंस R2 है, ठीक है। तो RS जब पहले वाले का निकालूंगा तो R1 + R2 आएगा,
ठीक है। अब दोनों का डायमीटर सेम है, लेंथ इक्वल है, ठीक है। तो आपने एक चीज़ पढ़ी है, मैं यार थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। R इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है रो एल अपॉन ए पढ़ा है। जब डायमीटर सेम है तो बेटा एरिया सेम आएगा, ठीक है। लेंथ सेम है तो एल तो दोनों में सेम है ही, रो भी सेम है, तो तीनों चीज़ों से कुल मिलाकर दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। जब ये तीनों चीज़ें सेम है, रो सेम है, एल सेम है, ए सेम है, तो बेटा आर भी सेम होगा। तो इसलिए आप कह सकते हो कि आर एस का वैल्यू, अगर मैं इस आर वन को और आर टू को दोनों को आर मान लेता हूँ तो आर एस का वैल्यू आ जाएगा 2R। कितना आ जाएगा, 2R। सर जी कैसे, आर वन का वैल्यू भी आर और आर टू का वैल्यू भी आर, तो आर प्लस आर तो 2R हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं बता देता हूँ क्या किया है मैंने, लेट आर वन इज इक्वल आर टू, मतलब आर वन और आर टू लेट मतलब करे हैं मैंने, दोनों का वैल्यू मैंने क्या लेट कर लिया, आर कर लिया। ये दोनों बेटा बराबर क्यों लिखे, ये गिवन है बेटा, ध्यान रखना दिया है, ये चीज़ दी हुई है यहाँ से, क्योंकि दोनों का इक्वल डायमीटर है, इक्वल लेंथ है, रेसिस्टिविटी सेम है। तो इन तीनों बातों की वजह से इक्वल डायमीटर समान व्यास, इक्वल लेंथ समान लंबाई और इक्वल रेसिस्टिविटी मतलब समान प्रतिरोधकता, इन तीनों की वजह से प्रतिरोध आर रेसिस्टेंस भी सेम होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाया, रो सेम है, एल सेम है, ए सेम है, तो बेटा आर भी सेम होगा। तो इसलिए जब सीरीज़ वाला रेसिस्टेंस निकालूंगा तो आर वन प्लस आर टू करूँगा और आर वन आर टू दोनों बराबर हैं तो टोटल 2R आ जाएगा, ठीक है। और जब मैं आर पी निकालूंगा तो आर पी दो के लिए क्या होता है बेटा कि आर इंटू आर, ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई और नीचे आर प्लस आर, नीचे दोनों का प्लस। तो यहाँ से करोगे तो आर इंटू आर, आर स्क्वायर हो जाएगा और आर प्लस आर 2R हो जाएगा, एक आर से आर कट जाएगा तो आर अपॉन 2 आएगा। तो ये आ गया बेटा पैरेलल वाला रेसिस्टेंस आर अपॉन 2, सीरीज वाला 2R। इन दोनों वैल्यूज़ को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करो, तो आप लिखोगे यहाँ पुटिंग आर एस एंड आर पी इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में आर एस और आर पी का वैल्यू रखने पर, मान रखने पर आप क्या देखोगे बेटा, देखो कि आप लोग पता है एच एस अपॉन एच पी इज इक्वल आर एस कितना है 2R अपॉन आर पी कितना है आर अपॉन 2, तो आर यहाँ रहेगा और 2 ऊपर जाएगा, यस और नो, ठीक है। आर पी का वैल्यू आर अपॉन 2 था तो ये अपॉन 2 यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में पहुँच गया, तो यहाँ से आर कैंसिल, तो योर आंसर विल बी एच एस अपॉन एच पी इज इक्वल 2 2 जा कितना हो गया 4, तो 4 अपॉन 1, ये आपका फाइनल आंसर है। तो जब बेटा दो रेसिस्टर्स या दो वायर सीरीज और पैरेलल में कंबाइन होंगे तो दोनों का जो हीट का रेशियो आएगा 4/1 आएगा, कब, जब दोनों का रेसिस्टेंस सेम होगा। तो एक बार आप देख लें फाइनल व्यू, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रिसिटी वाले का नहीं है, अगला क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो करेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 4 का है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में आपको बता दो बेटा, सबसे पहली चीज़ कुछ कंपाउंड्स की बैलेंसी वगैरह आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे पहला कंपाउंड अपन छोटे से सीखते हैं, मैंने बात करी नाइट्रोजन की, किसकी बात करी, नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन ध्यान में आते ही तो आपको करना क्या है, आपको नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो मैं बता दूं बेटा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर मतलब जेड सिंबल होता है, पता ही होगा, 5 होता है, सॉरी 7 होता है, कितना होता है 7। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे बेटा तो कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,5, क्या होगा 2,5। तो आपको जो ध्यान देना होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए वो लास्ट नंबर पर ध्यान देना होता है, मतलब जिसको बैलेंस सेल कहते हैं। तो बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, ठीक है। तो ये बैलेंस सेल वाले इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, बंध निर्माण जो करते हैं ये बाहर वाले जो कोष के इलेक्ट्रॉन है वही करते हैं। तो मतलब इन 5 इलेक्ट्रॉनों का कंट्रीब्यूशन रहेगा बॉन्ड बनाने में, योगदान रहेगा।
तो आप सबसे पहली चीज़ नाइट्रोजन के बाहर 5 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, है ना। और 5 इलेक्ट्रॉन बनाने से पहले आपको बनाने कैसे हैं वो ध्यान रख लो कि जितना इसका बैलेंस ही है नाइट्रोजन का, उतने बॉन्ड बनेंगे। तो नाइट्रोजन का बैलेंस ही आपको कितना पता है, 3 होता है, तो 3 बॉन्ड बनेंगे। अब 3 बॉन्ड बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन तो आपको एक साइड रखने हैं, 2 अलग रखने हैं। तो देखो मैंने 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाए, 1 2 और 3, और 2 ऐसे बनाए। तो ऐसे आपको बनाने हैं, ठीक है। 3 मैंने इसी को बनाया क्योंकि इसका बैलेंस ही 3 होता है, 2 अलग रखने हैं क्योंकि ये भी इनका काम नहीं पड़ेगा बॉन्ड में। उसके बाद दूसरा भी नाइट्रोजन मैंने ऐसे बनाया, देखो समझा रहा हूँ मैं आपको, ऐसे डायरेक्ट बनाना है आपको। तो 3 इधर बनाए और 2 इलेक्ट्रॉन सॉरी इधर बना दिए ऐसे, यहाँ N2 लिखा हुआ है ना, ऐसे। उसके बाद जो आपका फाइनल आंसर होगा आपको यही डायरेक्ट ये करना है जो मैं अभी फाइनल बता रहा हूँ। 3 से बॉन्ड बनेगा, तो जो मतलब बेटा आपको 2 सर्कल बनाने क्रॉस करते हुए, इंटरसेक्ट करते हुए, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। तो इधर आपको जो इधर वाला जो मतलब राइट हैंड वाला जो पार्ट है, इधर आपको N लिखना है, ठीक है। इधर भी आपको N लिखना है। अब बॉन्ड कितनों से बना, ट्रिपल बॉन्ड बनाया ना, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6। तो 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के, 3 इसके, टोटल 6 हो जाएंगे। तो 1 2 4 2 6 इन दोनों के आगे, तो इन 2 से एक बॉन्ड बनेगा, इन 2 से एक बॉन्ड बनेगा, इन 2 से, तो बन जाएगा ना ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और जो 2 थे उनको वहीं दिखा दो जहाँ थे, एक इधर N के ऊपर 2 थे, एक इधर N के ऊपर 2 थे। तो ये होगा बेटा फाइनल आंसर आपका, ये आंसर है। ऐसे ये आपको डायरेक्ट ये करना है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। तो ये ट्रिपल बॉन्ड था। एक बात याद रखना कि सिंगल बॉन्ड एकल बंध बनता है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। उसके बाद बात करें बेटा डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड द्विबंध जो बनता है बेटा आपका वो बनता है 4 इलेक्ट्रॉन से। और ट्रिपल बॉन्ड त्रिआबंध जो बनता है, वो बनता है आपका 6 इलेक्ट्रॉन से। ये बात याद रखना आप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आउटर स्ट्रक्चर के लिए, कि सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन। उसके अलावा एक और चीज़ बता दूं कि जब भी आपको कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करने हो तो याद रखना बेटा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जितनी उनमें लाइन होंगी वो अलग अलग काउंट करनी है। जैसे अगर मैं यहाँ बॉन्ड की बात करूँ तो कितने बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड। कैसे, 1 2 3, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, याद रखना। एक बंद बनाने के लिए मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट दूसरे कंपाउंड की बात करें, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। मैंने लिखा मैथेन, बेटा नाम भी आ सकता है, फॉर्मूला भी आ सकता है, ठीक है। आप दोनों तरीके से तैयार रहें। CH4 मैथेन का फॉर्मूला होता है। अब मैथेन जो CH4 है उसमें आपको दिख रहा है कि एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। तो जो एटम नंबर में कम हो वो आपको सेंटर में लेना है। तो यहाँ कार्बन का एटम कम है, 1 एटम है, और हाइड्रोजन के 4 है, तो एक वाला बीच में लेना है। तो आपको यहाँ से पता है कि कार्बन, देखो इसका वैसे नॉर्मल स्ट्रक्चर बना देता हूँ। इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर ऐसे होता है, एक C और एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ H। ये नॉर्मल इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब ये सारे, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल, तो ये कितने बॉन्ड हो गए, टोटल 4 बॉन्ड हो गए, है ना। और एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाया, सामान्य संरचना है। अब इसका इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर कैसे बनाया वो देखो। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ ऐसे एक सर्कल बनाना है, ठीक है। अब कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 1 2 3 4 छोटे छोटे सर्कल बनाने इससे इंटरसेक्ट करते हुए। देखो 1 2 3 4, ठीक है। थोड़ा आप जब कंपास से बनाओगे तो सही बनेंगे। देखो अब यहाँ H लिखा, यहाँ H लिखा, यहाँ H लिखा और यहाँ H लिखा, ठीक है। यहाँ सेंटर में क्या लिखा हुआ, C है ना। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड बना हुआ चारों तरफ, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब डबल 2 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ मैं बता चुका हूँ। सिंगल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, दोनों का है, तो दोनों का सिंबल अलग अलग यूज़ कर रहा हूँ। देखो यहाँ बता देना पहले ही एग्जामिनर को कि कार्बन के लिए आप इलेक्ट्रॉन का सिंबल यूज़ करोगे क्रॉस, और हाइड्रोजन के लिए आप इलेक्ट्रॉन का सिंबल यूज़ करोगे डॉट। ये क्रॉस मतलब इलेक्ट्रॉन है लेकिन ये कार्बन का है, और डॉट मतलब भी इलेक्ट्रॉन है लेकिन ये हाइड्रोजन का है। तो यहाँ एक डॉट आएगा, एक क्रॉस आएगा,
ये वाला जो इंटरसेक्ट करता है सर्कल, वो बॉन्ड का पोर्शन होता है। तो यहाँ एक डॉट आएगा, एक क्रॉस आएगा, यहाँ एक डॉट आएगा, एक क्रॉस आएगा, और यहाँ भी एक डॉट आएगा, एक क्रॉस आएगा। तो कुल मिला के ऐसे ही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। थोड़ा सर्कल छोटे छोटे हो गए तो देख नहीं रहा होगा, लेकिन बोल रहा हूँ मैं, एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस हर सर्कल में है। ठीक है, तो ये मैथन का हो गया। उसके अलावा और बताएं, देखो आगे बात करें। तीसरा मैंने कहा एथेन, तो एथेन का फॉर्मूला C2H6 होता है। तो पहले आप रफ में नॉर्मल स्ट्रक्चर बना लें, फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो आप आसानी से। तो इसका मैं देखो नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाऊं तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन बना लिए। और जब भी बेटा कार्बन के नंबर से हाइड्रोजन का नंबर डबल से तो ज़्यादा हो, या फिर आप नाम दिया हो तो पीछे अगर AN हो, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा, तो सिंगल बॉन्ड बना दें। और आपको चैप्टर में कई बार बताया गया है कि कार्बन का वैलेंसी बेटा 4 होता है, टेट्रा वैलेंसी है। तो 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, तो एक यहाँ हो गया, तो 2 3 4 हो गए, 1 2 3 4 हो गए। बाकी सब जगह क्या आएगा, खाली जगह पर हाइड्रोजन आता है, तो यहाँ हाइड्रोजन देखें कितने थे, 6, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। अब इसको देखकर आपको इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। तो देखो आपको 2 कार्बन दिख रहे हैं, तो 2 सर्कल बनाओ, आपस में क्रॉस करते हो, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में भी बॉन्ड बना हुआ है। तो देखो एक सर्कल, पूरा सर्कल। ठीक है, अब यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन, तो 2 टाइप के एटम है इसमें, हाइड्रोजन और कार्बन। तो दोनों के सिंबल यूज़ करोगे अलग अलग, जैसे कि यहाँ मैंने कार्बन के लिए क्रॉस किया था, हाइड्रोजन के लिए डॉट किया था, ऐसे ही। तो आप देखो यहाँ मैंने, अब यहाँ तो दोनों कार्बन है, यहाँ तो दोनों कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ दोनों क्या आएंगे, क्रॉस आएंगे। और बन कौन सा रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दोनों क्रॉस आ गए। ठीक है, अब इस कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन है और इस कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 3 सर्कल, 1 2 और 3, और इधर भी 3 सर्कल, 1 2 3। ठीक है ना। अब इन सर्कल में H आएगा, H आपको थोड़े बड़े बड़े बनाने बेटा। ठीक है, H H और H। और इस वाले पोर्शन में जो जहाँ दोनों सर्कल क्रॉस करते हैं, वो वाला बॉन्ड का पोर्शन होता है, बंद का भाग होता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन दिखाने होते हैं। अब ये जो बॉन्ड बन रहे हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है, तो इनमें एक डॉट आएगा, एक क्रॉस आएगा। तो एक डॉट एक क्रॉस, डॉट हाइड्रोजन का है, क्रॉस कार्बन का है। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, भले ही डॉट आप कार्बन के लिए यूज़ कर लो, क्रॉस आप हाइड्रोजन के लिए यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसमें कोई कंपल्सन नहीं है, अनिवार्यता नहीं है, जो भी सिंबल यूज़ करना चाहो वो कर सकते हो। तो एक डॉट एक क्रॉस आ रहा है सब में, एक डॉट एक क्रॉस आ रहा है, एक डॉट एक क्रॉस आ रहा है, एक डॉट एक क्रॉस। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बनानी होती है। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास मैंने बोर्ड पर इसलिए नहीं दी क्योंकि टाइम वहाँ पर मिल नहीं पाया था, नीचे क्लास बीच में ही मुझे ओवर करनी पड़ी थी 40 मिनट की। ठीक है, किसी भी कारणवश, तो वो चीज़ छोड़ दें, मैंने आज इसलिए पेपर पे आज क्लास ली है। तो बाकी सब ठीक है, आप जितना मेहनत कर रहे हो उतना ही करते रहो, रेगुलरिटी से कंसिस्टेंसी बना के रखो, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। और जो भी मैंने गैस पेपर दिया है उसको बार बार पढ़ें, जिनके पास नहीं है तो वो बेटा व्हाट्सअप चैनल मेरा ज्वाइन कर लें, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से ले सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर फिर भी आपको कोई डाउट होते हैं तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप चैनल पर भी कर सकते हैं, शायद व्हाट्सअप चैनल में ऑप्शन है या नहीं, मैं इतना जानता नहीं हूँ, लेकिन अगर नहीं है तो आप मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करूँगा जो भी डाउट हैं आपके, कि सर उस टॉपिक को बता दो, उस टॉपिक को बता दो। ठीक है, तो इसी के साथ अभी नेक्स्ट चैप्टर पे थोड़ा सा आगे मूव होते हैं। तो अभी इसमें रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से एक डाउट आया था, प्लेसेंटा, हिंदी में भी प्लेसेंटा कहते हैं बेटा इसको, या प्लेसेंटा के अलावा इसको नार भी कह सकते हो, है ना, नार ग्रंथि, नार। ठीक है, तो प्लेसेंटा जो होता है वो बेटा एक ऐसा ग्लैंड है जो मदर यूट्रस में होता है, जो कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। तो आप लिखोगे द ग्लैंड इन फीमेल यूट्रस, फीमेल यूट्रस
that give nutrition to embryo is called placenta। तो आप सुने हिंदी में, वो ग्रंथि जो माँ के गर्भ में भ्रूण को पोषण प्रदान करती है, प्लेसेंटा या नार कहलाती है। वो ग्रंथि जो माँ के गर्भ में भ्रूण को पोषण प्रदान करती है, वो नार या प्लेसेंटा कहलाती है। द ग्लैंड इन फीमेल यूट्रस दैट गिव न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो इज कॉल्ड प्लेसेंटा। अब इसके कुछ फंक्शन है बेटा, इसके जो कार्य हैं वो बता देता हूँ। फंक्शन मतलब कार्य, ठीक है। इसके कार्य क्या क्या होते हैं, तो कार्य की बात करें तो पहला फंक्शन इसका होता है टू गिव न्यूट्रिशन, पोषण प्रदान करना, ठीक है। दूसरा इसका होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, मतलब गैसों का आदान प्रदान। तीसरा इसका होता है टू रिमूव द वेस्ट ऑफ बेबी चाइल्ड थ्रू द मदर ब्लड, सॉरी। तो वेस्ट को रिमूव करना, गैस को एक्सचेंज करना, न्यूट्रिशन देना। और फोर्थ इसका काम होता है टू मेंटेन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इन मदर यूट्रस। माँ के गर्भ में बच्चे का डेवलपमेंट मेंटेन करना। वाई सेक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। तो बेटा जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है वो बेटा प्लेसेंटा से निकलता है, ध्यान रखना। तो ये बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो प्रेगनेंसी टाइम पीरियड पर किससे निकलता है, प्लेसेंटा से निकलता है। तो आप याद रखना P4 प्लेसेंटा एंड P4 प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो प्लेसेंटा से रिलीज होता है, लेकिन वो प्रेगनेंसी टाइम पर ही होता है, ध्यान रखना। प्रेगनेंसी टाइम पर प्लेसेंटा से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है और वो हार्मोन जो होता है वो मेंटेन करता है डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड को इन मदर यूट्रस। माँ के गर्भ में बच्चे के जो विकास को नियंत्रित करता है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है। वो किससे रिलीज होता है, प्लेसेंटा से, जो फीमेल यूट्रस का एक पार्ट होता है, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये डाउट था एक तो बच्चों का। और दूसरी चीज़ बेटा जो एक पार्ट है इसमें आया था, वो आया था आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, मतलब कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो नाम से आ रहा होगा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, मतलब एक ऐसा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो आर्टिफिशियल प्लांट होते हैं, मतलब जो डेकोरेटिव प्लांट होते हैं उनके लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखनी है कि कृत्रिम कायक जनन जो होता है वो यूज होता है बेटा डेकोरेटिव प्लांट के लिए, टू प्रोड्यूस डेकोरेटिव प्लांट, मतलब सजावटी पौधों को उत्पन्न करने में। टू प्रोड्यूस डेकोरेटिव प्लांट्स, सजावटी पौधों को उत्पन्न करने में, मतलब डेकोरेटिव प्लांट्स को प्रोड्यूस करने में इनका यूज़ होता है, ठीक है। और उसके अलावा इसमें दो मेथड यूज़ होते हैं बेटा। एक तो यूज होता है लेयरिंग, परत बनाना, लेयरिंग, परत निर्माण, ठीक है। और दूसरा होता है बेटा इसमें कटिंग, मतलब काट करके, है ना, स्टेम वगैरह काट करके बनाना, है ना, कर्तन कह सकते हो, कर्तन। तो बेटा जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, कृत्रिम कायक जनन जो होता है, उसको यूज़ करते हैं डेकोरेटिव प्लांट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, सजावटी पौधों को बनाने के लिए। और उसमें दो मेथड आते हैं, लेयरिंग, परत निर्माण, और दूसरा कटिंग। अब लेयरिंग से बेटा किसमें होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वो याद रखना बेटा, लेमन में, नींबू में, ठीक है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा होता है बेटा जासमिन में, ठीक है, जासमिन को जासमिन ही कहते हैं, और हिंदी में इसका कुछ नाम होता है तो पता नहीं मुझे,
ठीक है। और जो कटिंग है, कटिंग से यूज होता है बेटा चाइना रोज़ में, गुड़हल जिसको कहते हैं हिंदी में चाइना रोज़। और दूसरा होता है बेटा इसमें चाइना रोज़ के अलावा जो कटिंग से यूज होता है वो शुगर कैन, गन्ना, हाँ शुगर कैन गन्ना होता है, ठीक है, गन्ना। तो कटिंग से जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो चाइना रोज़, गुड़हल और शुगर कैन गन्ने में होता है। लेयरिंग से जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो लेमन और जासमिन में होता है। तो ये था आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। तो आप सिंपल लिखना कि द वेजिटेटिव प्रोपगेशन दैट यूज टू प्रोड्यूस डेकोरेटिव प्लांट्स और आर्टिफिशियल प्लांट्स इज कॉल्ड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इट हैज़ टू मेथड्स, फर्स्ट इज लेयरिंग, सेकंड इज कटिंग। पहला है लेयरिंग, परत निर्माण, दूसरा कटिंग, कर्तन। लेयरिंग इज़ यूज टू प्रोड्यूस लेमन एंड जासमिन प्लांट्स, और भी अदर हो सकते हैं। कटिंग इज़ यूज टू प्रोड्यूस चाइना रोज, गुड़हल और शुगर कैन गन्ना, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आए, ठीक है, समझ में आए, तो आप अपने फ्रेंड्स को जो क्लास 10th में है आरबीएससी से उनको शेयर करना, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। शुभ रात्रि, मिलते हैं अगली क्लास में।